आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 6 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपकी इसकी तैयारी करा रहा हूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम 2 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ये दोस्तों आपका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न का, उसे जाकर जरूर देखिएगा। क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखकर तैयारी करना चाहते हैं तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा क्योंकि मैं हर प्रकार के क्वेश्चन में आपको कवर करने का प्रयास किया है, लेकिन अब क्रम से वीडियो देखनी पड़ेगी। ओके, तो अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। ओके दोस्तों, तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की 2 शक्तियां या कार्य लिखिए। शक्तियां पूछे या कार्य लिखे की बात है तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आपको 2 शक्तियां बतानी होगी। तो ये हमारी शक्तियां दी हुई हैं। पहला है जैसे नीतियों का निर्धारण, मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्र की घरेलू तथा विदेशी नीति का निश्चय करना है। समय समय पर मंत्रिपरिषद को इस प्रकार के निर्धारित नीतियों का संसद में अनुमोदन करना पड़ता है। तो आप इतना बस याद रख लीजिएगा कि क्या है, राष्ट्र की घरेलू और तथा विदेशी नीति का निश्चय करना, निश्चित करना। नेक्स्ट दूसरा आपको तय करना है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का शक्ति या कार्य राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण। संविधान द्वारा संघीय सरकार के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन व्यवहार में इस शक्ति का उपयोग एवं संचालन मंत्रिपरिषद द्वारा होता है। भारत में आंतरिक प्रशासन, युद्ध, शांति तथा विदेशी मामलों का निर्धारण उसी के द्वारा होता है। ये आपको इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 2 कार्य एक लाइन में आप तैयार कर लीजिएगा, इनका सारांश के रूप में निकाल कर। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या है, राज्यसभा की 2 शक्तियां कार्य तैयार कर लीजिएगा। शक्तियां पूछे या कार्य पूछे एक ही रहेगा आपका। तो राज्यसभा की 2 कार्य या शक्तियां किस प्रकार से हैं। पहला है संघीय ढांचे के अंतर्गत संसद में राज्यसभा राज्यों की विधान सभाओं का प्रतिनिधित्व करती है, अतः राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी विषय का राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उसे क्या है विषय का कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने की नई अखिल भारतीय सीमाओं की स्थापना करने का अधिकार संघीय सरकार को प्रदान कर सकती है। तो ये आपकी 2 दी हैं राज्यसभा की 2 शक्तियां, तो इसे आपको तय कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको है लोकसभा अध्यक्ष के 2 कार्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो लोकसभा अध्यक्ष के आपको कार्य तय करना है, कार्य कहें सकते हो। तो पहला है सदन में नेता से परामर्श कर लोकसभा के कार्यक्रम निश्चित करना। सदन में सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना एवं उनका क्रम और समय निश्चित करना। दूसरा है सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदन में कोई भी प्रस्ताव रखने योग्य अथवा नहीं है इसका निर्णय करना। तो ये होते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। तो इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों द्वारा उठाई गई 2 मांगों को लिखिए। तो पहला को 2 मांग बतानी है। तो पहला मांग है राज्य की शक्तियों पर केंद्र के हस्तक्षेप की व्यवस्था समाप्त की जाए तथा संसद के द्वितीयक संसद में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो। और दूसरा है आपका राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने की व्यवस्था समाप्त करे एवं अनुच्छेद 356 को समाप्त किया जाए। ये हो जाती है दोस्तों आपका स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों द्वारा, ये मतलब जो राज्य होते हैं ये क्या है जो मांग उठाते हैं उनकी बात को की जा रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संघात्मक सरकार की आपको क्या है 2 परिभाषा देनी है संघात्मक सरकार की। चलिए देख लेते इसे। तो संघात्मक सरकार क्या होती है, 2 परिभाषा से पूछी जा रही है। तो परिभाषा इस प्रकार से दी हुई है। पहला हमारा क्या है गार्नर के अनुसार दी हुई है, संघात्मक शासन वह प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व सत्ता के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में जैसे संविधान या संसद का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती हैं। फिर दूसरी हमारी परिभाषा दी हुई है केसी वियर के अनुसार संघात्मक शासन शक्तियों के विभाजन की प्रणाली है ताकि केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारें अपने क्षेत्र में समान और स्वतंत्र रहें। ये 2 आपकी दी है संघात्मक शासन प्रणाली की परिभाषा, याद कर लीजिएगा। ये आपके इस प्रकार से दी हुई। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी संशोधन पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या कीजिए। देख लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी संविधान में संशोधन हो रहा है और दोनों सदनों में क्या है मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है या लड़ाई झगड़ा समझ लीजिए हो जाते एक बार से कहें तो क्या है इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, देख लेते हैं। संशोधन संबंधी विधेयक का संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। किसी एक सदन द्वारा इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिए जाने की स्थिति में अथवा किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में संसद संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या है संशोधन विधेयक समाप्त हो जाता है। आगे नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो भारतीय संविधान है तो एक जीवंत दस्तावेज है। समझाइए भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आपको समझाना है। देख लेते हैं।
भारतीय संविधान के एक जीवंत दस्तावेज है क्योंकि इसमें परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन किए जा सकते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान निरंतर बदलती हुई परिस्थितियों को और नई नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है। यही इसकी जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जीवन दस्तावेज क्यों है? क्योंकि इसमें अगर कोई परिवर्तन करना है अगर संविधान में, तो हम क्या इसमें परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि निरंतर परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, तो इसलिए हमें बड़े सामने चुनौती भी आती जा रही है कई सारी, तो हम क्या संविधान में परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान क्या जीवंत दस्तावेज होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुछ आलोचक क्यों कहते हैं कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है? मतलब कुछ लोग कहते हैं, कुछ आलोचक कहते हैं, मतलब आलोचक मतलब बुराई करने वाले कहते हैं जो भारतीय हमारा संविधान है एक विदेशी दस्तावेज है, मतलब विदेशों से लिया गया है। ओके, ऐसा क्यों कहते हैं देख लेते हैं। इन आलोचकों के अनुसार संविधान का हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है, मतलब विदेशों के जो संविधान में उनकी नकल की गई, कॉपी की गई, ओके, नकल है, और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भावबोध से उनका मेल नहीं बैठता। इसी कारण ये भारतीय संविधान को क्या है एक विदेशी दस्तावेज कहते हैं। क्यों कहते हैं आलोचक विदेशी दस्तावेज है? क्योंकि जो इसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं वो कहाँ से लिए गए? विदेशी से लिए गए। ओके, कुछ अमेरिका से लिए, कुछ कनाडा के संविधान से, ओके, इस प्रकार से लिए गए हैं हर देशों के थोड़ा थोड़ा लेकर के, इसलिए क्या है कहा गया है विदेशी दस्तावेज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर का विलय किस आधार पर किया गया था? तो यह विलय इस आधार पर किया है तो संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इस प्रदेश की स्वायत्तता की रक्षा की जाएगी, क्योंकि ये आपको किया गया। तो नेक्स्ट है हमारा, समानता के प्रकार लिखिए। कोई आपको दो बताना, 2 नंबर का है। तो समानता के कई प्रकार होते हैं, लेकिन आपको क्या है केवल 2 समानता के प्रकार बताने। तो पहला समानता का प्रकार दिया है नागरिक समानता। नागरिक समानता से अभिप्राय यह है कि राज्य द्वारा धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी नागरिकों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। ओके, ये आपका दिया हुआ है नागरिक समानता। मतलब क्या है नागरिकों में सब जैसे 10 नागरिक तो सभी में क्या है समान व्यवहार किया जाएगा। ओके, कोई भी किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, ये आपका बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। ओके, दूसरी समानता दी है सामाजिक समानता। ओके, सामाजिक समानता का आशय यह है कि समाज में सभी व्यक्तियों को व्यक्ति को होने के नाते महत्व दिया जाना चाहिए। समाज के विशेष अधिकार खत्म कर दिए जाने चाहिए। ये होता है आपका सामाजिक समानता। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक समानता क्या है? प्राकृतिक समानता किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवीसी पर में आ चुका है ये भी। तो प्राकृतिक समानता क्या का अर्थ होता है? प्रकृति ने मनुष्य को क्या समान बनाया है, मतलब प्रत्येक मनुष्य को समान बनाया है। सबके 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, मुंह, इस प्रकार सबको मतलब समान बनाया है। और सभी के मनुष्य आधारभूत रूप से समान है। सामाजिक समझौते सिद्धांत में भी प्रकृति की अवस्था में मनुष्य की समानता का विशेष उल्लेख किया गया है, किंतु वर्तमान में समय में प्राकृतिक समानता की धारणा क्या अमान्य किया जा चुका होगी, ये आपको बताया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्राकृतिक अधिकारों के नाम लिखिए। प्राकृतिक अधिकार आपको बताने, तो पहला हमारा अधिकार है जीने का अधिकार, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। दूसरा है आजीविका चलाने का अधिकार, मतलब कोई भी अपने घर चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए कोई भी काम कर सकता है, ये भी स्वतंत्रता। ओके, तो ये आपकी 2 प्राकृतिक स्वतंत्रता। ओके, आगे देख लेते नेक्स्ट प्राकृतिक अधिकार। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकार का क्या अर्थ है? ओके, तो प्राकृतिक अधिकार का क्या अर्थ है? जो अधिकार हम दावा करें या ना करें, व्यक्ति होने के नाते हमें प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। मतलब क्या, अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। चाहे हम दावा करें चाहे ना करें, हम इस दुनिया में अगर धरती में हमारा अवतार हो चुका है, जन्म हो चुका है हमारा। ओके, समझ रहे? अवतार मैंने कहा मतलब जन्म हो चुका है अपना, तो मतलब आपको क्या है प्राकृतिक अधिकार आपको प्राप्त है, जन्म से प्राप्त हो जाते हैं। और ये हमेशा आता भी है, सत्य असत में आता है क्या जो हमें प्राकृतिक अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, इस बार से आपको याद रखिएगा, क्योंकि हम प्रीवियस पेपर में आ चुका है सत्य असत। ओके, तो याद ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, स्पष्ट कीजिए। ओके, पंथ निरपेक्ष या कहें तो धर्म निरपेक्ष। क्वेश्चन आपको धर्म निरपेक्ष कहे, पंथ निरपेक्ष कहें, एक ही बात है, तो आपको बता देना है। पंथ निरपेक्षवाद या धर्म निरपेक्ष राज्य से आशय ऐसे राज्य से है जो किसी विशिष्ट पंथ या धर्म से पृथक या असंभव होता है। ओके, मतलब इसमें क्या है सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, कोई एक धर्म विशेष राज्य नहीं होता। ओके, इसमें व्यक्ति के धर्म के आधार पर उसके साथ क्या है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत में भी क्या है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, अतः क्या है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्म प्रदेश देश का कौन कहलाता है?
जिसमें क्या है व्यक्ति से धर्म के आधार पर भेदभाव ना किया कि भाई तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, इस प्रकार से तुम सिख हो कि तुमसे भेदभाव किया जाए, सबको क्या समान अधिकार दिए जाएंगे। ओके, तो धर्म के आधार पर भेदभाव ना करना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो भारत में क्या है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, इसलिए क्या है भारत एक क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य। इस प्रकार से आपको समझा देना। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, आगे क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अभी दोस्तों आपने अपने पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को जानिए, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इस कोर्स में दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा, साथ ही आपको क्या है इंपॉर्टेंट वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। कहे तो कंप्लीट अब तैयारी हो जाएगी आपके कम समय में पॉलिटिकल साइंस के कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चला है, केवल 99 रुपये में आपको क्या है क्लास 11 का कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस का कोर्स दिया जा रहा है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की 2 आलोचना कीजिए। आलोचना जब भी कहें तो मतलब बुराई करना है। तो धर्मनिरपेक्षता की हमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बुराई करना, आलोचना करनी है। क्या है धर्म, पहला है हमारा धर्म विरोधी। धर्म विरोधी हेडिंग है। कुछ लोग द्वारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को धर्म विरोधी कहा जाता है। अगर धर्मनिरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है तो इसका मतलब यह है नहीं है कि क्या है धर्म विरोधी है। दूसरा है वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति क्या होती है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता को वोट बैंक की राजनीति कहा जाता है। वोट बैंक की राजनीति स्वयं में इतनी गलत नहीं है, गलत तो वोट बैंक की वैसी राजनीति है जो अन्याय को जन्म देती है। वोट बैंक की राजनीति मतलब होता है कि जो नेता होते हैं वो धर्म के आधार पर क्या है वोट मांगते हैं, तो ये होता है वोट बैंक की राजनीति कहलाती है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद निरपेक्षता से क्या आशय है। पंथ निरपेक्षता से आपसे पूछे दोस्तों या आपसे धर्म निरपेक्षता से आपसे पूछे, एक ही है। पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता एक ही शब्द हो गए। तो क्या धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता क्या है, तो संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। अतः राज्य सभी पंथों का क्या है समान रूप से रक्षा करेगा, स्वयं किसी भी पंथ को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। सरकार द्वारा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि सरकार द्वारा क्या है धर्म के आधार पर क्या है भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी समझा चुका हूँ। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संविधान के 2 महत्व लिखिए। संविधान के 2 महत्व से पूछे जा रहे हैं। ओके, संविधान के है भारत में तो किसके क्या महत्व है, तो पहला है संविधान के महत्व को देखें तो यह देश की सरकार को अनियंत्रित होने से रोकता है, इसी में सरकार की स्थापना करने में योगदान देता है। ओके, तो सरकार अपने मन का नहीं कर सकती, संविधान के अकॉर्डिंग चलना होगा। ओके, तो इसलिए क्या करती है सरकार को है नियंत्रित करती है। ये बताया जा रहा नेक्स्ट है, संविधान सरकार व जनता के संबंधों को निश्चित करती है। संविधान के अनुकूल संपूर्ण जनमानस एवं सरकार को अपना कार्य एवं व्यवहार करना होता है, साथ ही उनके नियमों का पालन भी करना होता है। इस प्रकार संविधान सरकार के मनमाने व्यवहार के विरुद्ध मनुष्य का संरक्षण करती है। तो सरकार जो किसी बन जाती तो ये अपने मनमाना करे, संविधान के अकॉर्डिंग चलना होता है। ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निर्वाचन घोषणा पत्र क्या है। ओके, तो क्या होता है, वह पत्र जिसके माध्यम से राजनीतिक पार्टियां अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों का ब्यौरा प्रस्तुत करती है, निर्वाचन घोषणा पत्र कहलाती है। घोषणा पत्र मतलब आपने देखा होगा कि जब ये चुनाव आते हैं तो सब अपनी अपनी पार्टियां घोषणा कर रहे थे कि हम जनता के लिए ये करेंगे, हम ये फ्री कर देंगे या हम ये सब कर देंगे, तो घोषणा करती है विभिन्न प्रकार की। तो ये जो घोषणा होती है वही क्या आपका निर्वाचन घोषणा पत्र कहलाती है। सिंपल है। ओके, तो वही बताया गया कि जिनके घोषणा पत्र के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां होती है वो अपनी नीति कार्यक्रम का ब्यौरा प्रस्तुत करती हुए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सार्वभौमिक बहस मताधिकार के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। ओके, सार्वभौमिक बहस मताधिकार क्या है, ये सब पूछ लिया जाता है। ओके, तो जब भी कोई प्रत्येक व्यक्ति क्या है 18 वर्ष की आयु जब पूर्ण कर लेता है तो वो क्या है वोट डालने का अधिकार हो जाता है, ये वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसे हम क्या है सार्वभौमिक बहस मताधिकार कहते हैं। ओके, इसके बारे में आपको बताना है तो 2 पॉइंटों के माध्यम से समझाया। पहला है लोकतंत्र की आधारशिला। ओके, लोकतंत्र शासन में से संप्रभुता जनता के हाथों में निहित होती है। ओके, शासन तथा विधानमंडलों के कार्यों का संबंध प्रत्येक नागरिक से होता है, अतएव प्रत्येक नागरिक को मतदान और शासन की नीतियों के निर्धारण में भाग लेने का अधिकार होता है। ओके, दूसरा हमारा संपूर्ण जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व। ओके, मताधिकार के द्वारा शासन में जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि संपूर्ण जनता को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सभी वयस्क स्त्री पुरुष को क्या है मतदान का अधिकार होता है। ओके, ये आपसे पूछा जा रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के 2 विशेष अधिकार रखिए। राष्ट्रपति के मतलब आपको क्या है अधिकार आपसे पूछे जा रहे हैं, विशेष अधिकार मतलब अधिकार पूछे जा रहे हैं। देख लेते हैं। संविधान राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार बहुत सी क्या है विशेष अधिकार प्राप्त हैं, मतलब बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। जैसे पहला क्या है कि वह किसी भी भारतीय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है एवं इन कार्यों को करने के कारण उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है
दूसरा है उसको क्या है बंदी बनाने के लिए अधिपत्र जारी नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति के पद में है, ओके, कोई व्यक्ति अगर कोई राष्ट्रपति के पद में है तो उसे गिरफ्तार कभी भी नहीं किया जा सकता, ओके, एवं बिना पूर्व सूचना के राष्ट्रपति पर कोई भी दीवानी कार्रवाई नहीं की जा सकती, ओके। और पहले से बताना, अगर कोई मुकदमा या कुछ भी करना हो तो पहले से बताना पड़ेगा, नहीं तो क्या है राष्ट्रपति को ना कभी बंदी बनाया जाएगा, ना ही क्या है उसमें मुकदमा चलाया जाएगा। ये आपके ये अधिकार प्राप्त होते हैं, विशेष अधिकार, ओके। इसलिए विशेष अधिकार जो इनको हटकर प्राप्त होते होंगे, ये उन्हें प्राप्त होते होंगे अधिकार, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मंत्रियों की श्रेणियां लिखिए। मंत्रियों की आपको श्रेणियां लिखनी है। तो केंद्रीय और राज्य मंत्री परिषद में मंत्री निम्नानुसार श्रेणी में होता है। पहला क्या है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, यह मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। आगे देख लेते हैं। दूसरी श्रेणी क्या होती है कैबिनेट मंत्री। दूसरी श्रेणी होती है कैबिनेट मंत्री। इसमें क्या है इसमें सर्वोच्च श्रेणी मंत्री होते हैं तथा मंत्री मंडल के सदस्य एवं महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष होते हैं। तीसरा हमारा राज्य मंत्री, ये क्या है द्वितीय स्तर के होते हैं, ये मंत्री मंडल के सदस्य नहीं होते। तीसरा उपमंत्री, ये मंत्री परिषद के है तृतीय स्थान पर होते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में दो अंतर। धन विधेयक और साधारण विधेयक में आपसे अंतर पूछे, यार आप देख लेते हैं धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर। इस प्रकार से आपके अंतर दिए। पहला आपका अंतर है धन विधेयक सिर्फ क्या है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक क्या है विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपको पता है दो सदन होते हैं हमारे, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो धन विधेयक है वो हमेशा आपको क्या है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब लोकसभा में सबसे पहले आएगा, ओके, राज्यसभा में नहीं आता, लोकसभा में सबसे पहले आएगा। लेकिन जो साधारण विधेयक होता है वो कहीं भी आ सकता है, वो चाहे लोकसभा में आ जाए चाहे राज्यसभा में, ओके, फिर ये आपको कहीं भी आ सकता है। जबकि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में आता है। नेक्स्ट है धन विधेयक को केवल क्या है वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता, नाम ही धन विधेयक, मतलब पैसों संबंधित कौन करेगा वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करेगा, जो पैसों वाला मंत्री होगा वही क्या प्रस्तुत करेगा। लेकिन साधारण विधेयक को क्या है संसद का कोई भी क्या सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी कर दे कोई दिक्कत नहीं। धन विधेयक को लेकर क्या है वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करेगा। ये हो जाते हैं अंतर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रखती है, आपको रखती है, ये आपसे पूछे जा रहा है, ओके। तो लोकसभा में क्या है पहला पॉइंट है लोकसभा में सत्ता जनता में निहित होती है, ओके। लोकसभा के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं जबकि राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके लिए लोकसभा क्या है महत्वपूर्ण सदन है। लोकसभा क्यों महत्वपूर्ण सदन है क्योंकि लोकसभा में जितने लोग भी आते हैं जितने मंत्री आते हैं वो जनता द्वारा चुनकर आते हैं। जबकि राज्यसभा में क्या होता है राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्य द्वारा के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब जनता द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते, ओके। दूसरा कि लोकसभा के सदस्य कितने हैं 545, इनकी ये संख्या ज्यादा है लोकसभा की, जबकि राज्यसभा की संख्या कितनी है 245, ओके। तो ये कौन संख्या में कौन ज्यादा है लोकसभा, ओके। विधेयक पारित होने पर मतभेद होने पर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है जिसमें राज्यसभा के सदस्य संख्या निर्बल सदन होने से क्या पुष्टि नहीं कर पाती। भैया इनकी ज्यादा है तो उनको वोट ज्यादा मिल जाते हैं, जबकि ये संख्या में कम है तो ये वैसे ही नहीं इनकी वोट ज्यादा हो पाते, ओके। तो यही पता है यार, ओके। तो ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की ऐसी कोई दो विशेषताएं लिखिए जिसमें प्रादेशिक सरकार की अपेक्षित केंद्रीय सरकार को ज्यादा शक्ति प्राप्त की गई है। मतलब दो आपको संविधान में ऐसी विशेषता बतानी है जिसमें जो शक्ति कैसे प्राप्त हो, केंद्र को प्राप्त हो राज्य को कम प्राप्त हो। तो ये आपके दिए। जैसे पहला है संविधान में केंद्र को अधिकार शक्तिशाली बनाने का उल्लेख मिलता है। किसी भी राज्य के अस्तित्व और भौगोलिक सीमाओं पर केंद्र का नियंत्रण होता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद का यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों को कहे मिलाकर नए राज्य का पुनर्गठन कर सकती है। राज्यों का नाम में परिवर्तन कर सकती है। मतलब कौन सी शक्ति प्राप्त होती है डायरेक्ट समझ लीजिए कि अगर कोई केंद्र है तो केंद्र क्या कर सकता है 2 राज्यों का नाम बदल सकती है। साथ ही क्या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, जबकि राज्य काम नहीं कर सकते, समझ सके होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट शक्ति क्या है स्पेशल शक्ति प्राप्त है। समान स्थिति में केंद्र सरकार को क्या शक्तिशाली बनाया हुआ है। आय के सभी प्रमुख स्रोतों में केंद्र का अधिकार नियंत्रण है, जिसमें ऐसे अनुदान के लिए क्या है राज्यों को क्या है केंद्र पर आश्रित होना पड़ता है। मतलब जो राज्यों को पैसा मिलता है कौन देता है भाई, केंद्र देता है। मतलब केंद्र के पास वित्तीय पावर भी रहती है। तो ये आपको बताया गया है कि केंद्र कहाँ मजबूत है, ओके, और राज्य कहाँ कमजोर है, वो 2 पॉइंटों के माध्यम समझाया गया है, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक शासन प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखी। संघात्मक शासन प्रणाली की आपकी 2 विशेषताएं बतानी है। तो ये इस प्रकार से आपको दी हुई है, तो आपको इनको पढ़कर है आपको समझ लेना, ओके, क्योंकि अभी संघात्मक शासन प्रणाली को मैं आपको बता चुका हूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्य को धर्मनिरपेक्ष चरित्र क्या है। ओके, वही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर बता दिया, ओके। जो भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्षता है इससे संबंधित क्वेश्चन 1-2 आ चुके हैं, आंसर वही रहने वाला है, चाहे क्वेश्चन को घुमा फिरा दिए। कहा हुआ है कि भारतीय राज्य को धर्मनिरपेक्ष चरित्र ना होगा धर्मतांत्रिक है, ना ही वह क्या किसी धर्म का राजधर्म मानता है। इसके परे इसमें धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई गई है, अर्थात वह धर्म में विलग मतलब अलग भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी जोड़ सकता है। मतलब धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष है, मतलब राज्य क्या है धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। इतना बस याद आपको माइंड में रखना है। धर्मनिरपेक्ष से संबंधित कोई भी आपको राज्य पूछे तो आपको यही लाइन लिख देनी होगी। नेक्स्ट धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी संकल्पना क्या है।
पश्चिमी मतलब विदेशी संकल्पना क्या है? तो धर्म निरपेक्षता की पश्चिमी संकल्पना में धर्म और राज्य सत्ता के संबंध विच्छेद हो गया है, पारस्परिक निषेध के रूप में समझा जाता है, अर्थात राज्य सत्ता धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसी प्रकार धर्म राज्य सत्ता के मामलों में हस्तदखल नहीं करेगी। ये आपको पता है, मतलब राज्य धर्म के बारे में नहीं बोलेगा, धर्म राज्य के बारे में, इस प्रकार से पता है, क्योंकि कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको 27 क्वेश्चन बताए होंगे। क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन आपको क्या है पढ़ के समझने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कम आ सकते हैं, लेकिन क्या है उससे आपको दिमाग माइंड विकसित हो, उसके लिए मैंने आपको बता दी कि उससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। सभी क्वेश्चन मतलब सभी को आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल से वीडियो कोई डाउट आता है कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।